हेलो एंड एवरीवन, नमस्कार। क्या हाल चाल आप सभी के। उम्मीद करूंगा आप सब मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहद अच्छे से कर रहे होंगे। मेरे सभी विद्यार्थी को एक बार नमस्कार। जुड़ जाइए सेशन के अंदर, हम फिर चलेंगे बहुत अच्छी अच्छी बातों को। जैसा कि दोस्त मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपके लिए बोला था कि इस चैनल पर, आपका जो अपना चैनल है फिजिक्स विद शैलेंद्र पांडे, इस पर मैं बहुत सारा वर्क और बहुत सारी चीज़ें आपके लिए करने वाला हूँ। बस आपका प्यार, आपका साथ बना रहा। तो दोस्त, अगर हम बात करते हैं आने वाले रेलवे एनटीपीसी एग्जाम की, तो ये आज जो वीडियो रहने वाली है दोस्त, ये मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाली है हमारे रेलवे के विद्यार्थियों के लिए। मैं चाहता हूं जो रेलवे के विद्यार्थी हैं, साइंस की इस क्लास को जरूर देख कर जाएं। क्योंकि दोस्त हमारे पास, हम सभी को पता है कि रेलवे के अंतर्गत साइंस का विंटेज बहुत अच्छा रहता है। और इस विंटेज के अंतर्गत मेरे भाई, मैं आपको बता देना चाहता हूं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन साइंस के अंतर्गत, जो हमारे पास 3 सेक्शन होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसमें फिजिक्स में से रहता है। और आज मैं एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसा कंटेंट, एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिससे आपको यह समझ में आएगा कि इतना सा टॉपिक आप पढ़ोगे तो इतने सारे क्वेश्चन बना पाओगे। समझ में आ पा रहा है। आज हम कंसेप्ट थोड़ा पढ़ेंगे, बट उससे हमारे जो प्रश्न है पेपर के एग्जाम के, वो 40 से 45% बनना शुरू हो जाएंगे। दोस्त, इससे पहले न्यूमेरिकल्स में, इससे पहले आपकी किसी भी किताब के क्वेश्चंस करने में कोई समस्याएं आपको रही हैं, तो आज इस क्लास के अंतर्गत मैं यही बताने वाला हूं आखिरकार न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है और वो कंसेप्ट क्या है जहां से आपके सबसे ज्यादा प्रश्न देखने को मिलते हैं। दोस्त, हमारे पास 2 चैप्टर से न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं आपके रेलवे के अंतर्गत। एक ऑप्टिक्स अर्थात लाइट अर्थात प्रकाश की से, और एक इलेक्ट्रिसिटी से, और तीसरा नंबर आता है मैकेनिक्स से। तो दोस्त, आज हम बात करते हैं, जब भी हमारे पास आप किसी भी रेलवे एग्जाम को, चाहे वो एएलपी का हो, चाहे वो एनटीपीसी का हो, चाहे वो ग्रुप डी का हो, चाहे वो एसएससी जीडी का रहा हो, आप इन चारों में से आप आरआरबी सीबीटी 1 का हो, सीबीटी 2 का हो, आप जब भी पेपर देने जाओगे आपको यहां से 1 से 2 न्यूमेरिकल डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। तो मैं चाहता हूं वो 1 से 2 न्यूमेरिकल जो भी आपके ऑप्टिक्स से आ रहे हैं वो गलत ना हो। इसके लिए दोस्त इस क्लास को बेहद अच्छे से आप समझ लीजिएगा। दोस्त, हम लोग बात कर रहे हैं इस क्लास के अंतर्गत जिसका नाम है मिरर फॉर्मूला, दर्पण सूत्र। इस मिरर फॉर्मूला से, इस दर्पण सूत्र से हमारे एग्जाम के अंतर्गत, हमारे सिलेबस के अंतर्गत बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलते हैं। मेरे भाई, आज मैं आपको समझाने वाला हूं मिरर का एक कंसेप्ट। इस मिरर के कंसेप्ट से चाहे आपका थ्योरेटिकल प्रश्न आए, चाहे वो आपका न्यूमेरिकल हो, और वो सभी आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो आपका इसी पर मिलने वाला है मेरे भाई, इन सभी के पीवाई के ऊपर। हो सकता है आज का क्लास ज्यादा लॉन्ग ना रहे, तो हम कंसेप्चुअल बातें करेंगे। इसका जो लैंग्वेज, जो हमारे पास प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। दोस्तों, शुरुआत करते हैं बिना ज्यादा बातों में देरी किए हुए। दोस्त, हमारे पास सबसे पहले एक शब्द आता है जिसका नाम है मिरर अर्थात दर्पण। इस मिरर के अलावा अगर आज आपने दर्पण समझ लिया मेरे भाई, तो इस मिरर को पढ़ने के बाद आपकी सारी की सारी समस्याएं मिरर के बारे में दूर हो जाएंगी। मिरर क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए। दर्पण क्या होता है, यहां से प्रश्न भी आता है कि मिरर पर किस चीज का पॉलिश होता है, मिरर कहते किसे। तो दोस्त, मेरे पास एक ट्रांसपेरेंट पारदर्शी कांच की छड़ है। ट्रांसपेरेंट इन द सेंस जिसके हम आर पार देख सकते हैं। हमारे पास वी हैव अ ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब, हमारे पास एक पारदर्शी कांच की छड़ है, पारदर्शी जिसके हम आर पार देख सकते हैं। और जब किसी पारदर्शी कांच के छड़ के एक सरफेस पर, या तो इधर या तो इधर, किसी एक सरफेस पर, एक सतह पर पॉलिश कर दिया जाए, तो दोस्त हमारे पास वो दर्पण बन जाता है, मिरर बन जाता है। जब किसी पारदर्शी कांच के छड़ के एक सतह पर पॉलिश कर दिया जाए। सर, हम पॉलिश किसका करते हैं? तो दोस्त, हम पॉलिश करते हैं सिल्वर नाइट्रेट का। मिरर पर जो पॉलिश होता है मेरे, वो किसका होता है? AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का। दोस्त, हम सिल्वर नाइट्रेट का ही प्रश्न क्यों सिल्वर नाइट्रेट का ही पॉलिश क्यों करते हैं, ऐसा प्रश्न दिमाग में चल रहा होगा। तो दोस्त, पहले मैं ऑप्शंस क्लियर कर देता हूं। पेपर के अंदर आपको मिलेगा मिरर पर किस चीज का पॉलिश होता है। तो सामान्यतः, जनरली, हम किसका पॉलिश करते हैं? सिल्वर नाइट्रेट का। और यहां हम पॉलिश करते हैं सिल्वर का। ऑप्शन में अगर आपको सिल्वर नाइट्रेट और सिल्वर दोनों लिखे मिल जाए और किसी एक को आंसर करना पड़ रहा हो, या तो सिल्वर को करना पड़ रहा हो या सिल्वर नाइट्रेट को, बोथ ऑप्शन में ना हो, तो हम पहली प्रायोरिटी देंगे सिल्वर को। और अगर सिल्वर ऑप्शन में नहीं, तब आंसर हम किसको देके आएंगे? सिल्वर नाइट्रेट को। सर, सिल्वर नाइट्रेट या सिल्वर का ही पॉलिश क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि अदर एलिमेंट, अदर तत्वों के कंपैरिजन पर लाइट को बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट करता है। और कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट को जितने अच्छे से रिफ्लेक्ट करेगा, वह उतना ही क्लियर नजर आएगा, उतना ही स्पष्ट नजर आएगा।
तो मिरर पर किस चीज का पॉलिश होता है? पहला प्रश्न एग्जाम का वो है सिल्वर नाइट्रेट या सिल्वर का, सिल्वर नाइट्रेट या सिल्वर, दोनों ही ऑप्शन में हो, किसी एक को आंसर देना पड़े तो हम पहली प्रायोरिटी देंगे सिल्वर को और सेकंड प्रायोरिटी देंगे सिल्वर नाइट्रेट को। सिल्वर नाइट्रेट का ही पॉलिश क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि अदर एलिमेंट, अदर तत्वों की कंपैरिजन पर ये सिल्वर नाइट्रेट लाइट को बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट, परावर्तित करता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मिरर? दोस्त हमारे पास दर्पण कितने प्रकार का होता है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मिरर, दर्पण कितने प्रकार का होता है? तो जनरली विद्यार्थी आंसर दे रहे होते हैं कनकेव और कन्वेक्स। दोस्त आज आपको यही पढ़ाने आया हूं कि पेपर में आंसर आपको कैसे देना है। पेपर में जब आपसे पूछे हमारे पास मिरर कितने प्रकार का होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मिरर, तब आपका आंसर होगा मिरर आर टू टाइप्स, फर्स्ट इज प्लेन, सेकंड इज स्फेरिकल। हमारे पास दर्पण दो प्रकार का होता है, एक होता है हमारे पास समतल दर्पण और दूसरा होता है हमारे पास गोलीय दर्पण। अगर आपसे प्रश्न है कि हमारे पास गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर कितने प्रकार का होता है, तब आपका आंसर होगा सर दो प्रकार का, एक होता है हमारे पास कॉनकेव मिरर और एक होता है हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर। दोस्त हमारे पास जो दर्पण होता है वो दर्पण दो प्रकार का होता है, एक होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण भी दो प्रकार का होता है, एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। मिरर आर टू टाइप्स, फर्स्ट इज प्लेन, सेकंड इज स्फेरिकल एंड स्फेरिकल मिरर इज आल्सो टू टाइप्स, फर्स्ट इज कॉनकेव, सेकंड इज कॉन्वेक्स। दोस्त मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कनकेव मिरर भी हमारे पास दो प्रकार का होता है। कनकेव मिरर इज ऑल्सो टू टाइप्स। अवतल दर्पण भी हमारे पास दो प्रकार का होता है मेरे भाई, एक होता है स्फेरिकल कॉनकेव मिरर, एक होता है स्फेरिकल कॉनकेव मिरर, गोलीय अवतल दर्पण, और दोस्त दूसरा होता है हमारे पास पैराबोलिक कॉनकेव मिरर। दूसरा होता है हमारे पास पैराबोलिक कॉनकेव मिरर, परवलीय अवतल दर्पण, परवलीय अवतल दर्पण। बात समझ में आ रहा है? दोस्त हमारे पास मिरर कितने प्रकार का है, तो आंसर होगा दो प्रकार का, एक होता है कनकेव और एक होता है कन्वेक्स। सॉरी ये नहीं बोलना आपको है ना, कि दर्पण कितने प्रकार का, दो समतल और गोलीय। गोलीय दर्पण कितने प्रकार का, दो, अवतल और उत्तल, कनकेव और कन्वेक्स। हम लोग 3 वीडियो के अंतर्गत ये चैप्टर सिलेबस हम पूरा का पूरा रिपीट करेंगे और जो 3rd वीडियो रहेगी उसके अंतर्गत हम एक बार रिवाइज करेंगे, उसके साथ हम न्यूमेरिकल करेंगे। वो क्लास आपका लाइव रहेगा, इस लाइव क्लास में जरूर जुड़िएगा जिससे हम कनेक्ट बेहतर बनेंगे, है ना। लेकिन दोस्त सबसे पहले आज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ने वाले हैं प्लेन मिरर, समतल दर्पण। समतल दर्पण के अंदर 5 पॉइंट है और मैं दावा करता हूं, मैं वादा करता हूं यहां से एक प्रश्न आपको डेफिनेट देखने को मिलेगा, या तो इसके थ्योरी से या इसके न्यूमेरिकल से। न्यूमेरिकल कैसे आएगा, थ्योरी कैसे आएगा, आज हम इस वीडियो के अंतर्गत बात करने वाले हैं। तो हेडिंग बना लीजिए मेरा प्लेन मिरर, नोट्स जरूर बना लीजिए। एवरीडे आपको वीडियो मिलेगा शाम 6 बजे, प्लेन मिरर समतल दर्पण। इसका वीडियो आपको चैनल पर एवरीडे, प्रतिदिन शाम को 10 बजे, आराम से देखिएगा, शाम को 10 बजे वीडियो मिलेगा। इस वीडियो के नोट्स आप प्रॉपर जरूर बनाइए मेरे भाई, क्योंकि जब पेपर दे के आओगे तब मैं वादा करूंगा, मैं हवाबाजी नहीं करूंगा। जब पेपर दे के आओ तब आपसे बात करूंगा क्या जो पढ़ाया वो आया या नहीं आया। दोस्त हमारे पास प्लेन मिरर की बात करें, समतल दर्पण की बात करें, समतल दर्पण क्या होता है, प्लेन मिरर क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बताना चाहिए 5 पॉइंट पढ़ने से पहले। तो दोस्त प्लेन मिरर क्या होता है, समतल दर्पण क्या होता है, तो जो मैंने मिरर का डेफिनेशन पढ़ाया है उसके अंतर्गत आपको बस उस कांच की छड़ की शेप को मेंशन करना है। जैसा उस कांच का छड़ का शेप होगा उसी प्रकार का वो क्या बन जाएगा, मिरर। जैसे हमने पूछा व्हाट इज प्लेन मिरर, तो आंसर होगा सर जब किसी प्लेन ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब के एक सरफेस पर सिल्वर नाइट्रेट का पॉलिश कर दिया जाए तो हमारे पास वो प्लेन मिरर, समतल दर्पण बन जाएगा। मैं पूछता व्हाट इज स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण क्या होता है, तो आपका आंसर होता है सर जब किसी स्फेरिकल ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब के एक सरफेस पर सिल्वर नाइट्रेट का पॉलिश कर दिया जाए तो हमारे पास क्या बन जाएगा, स्फेरिकल कॉनकेव। इस तरह की हम बातें पढ़ेंगे। तो समतल दर्पण पर पढ़ने से पहले मैं बता देना चाहता हूं समतल दर्पण के अंदर 5 बातें पढ़ेंगे, पांचों बातें हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। पहली बात क्या, पहली बात ये कह रहा है हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब है और जब किसी ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब के एक सरफेस पर पॉलिश कर दिया जाए, दोस्त ये पॉलिश किसका है, कमेंट में आंसर देना है ना। तो कह रहा है दोस्त हमारे पास जब किसी प्लेन ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब के एक सरफेस पर सिल्वर नाइट्रेट का पॉलिश कर दिया जाए तो मेरे भाई ये क्या बन जाता है, प्लेन मिरर, समतल दर्पण। कहता है यहां से पहला पॉइंट कह रहा है कि प्लेन मिरर से कुछ दूरी पर एक ऑब्जेक्ट मस्त माहौल बना के खड़ा है। समतल दर्पण से कुछ दूरी पर एक ऑब्जेक्ट मस्त माहौल बना के खड़ा है, तो बताओ इसका इमेज कहां बनेगा, इनसाइड द मिरर या बिहाइंड द मिरर। बताओ तो इसका इमेज कहां बनेगा, इनसाइड द मिरर या बिहाइंड द मिरर। तो सर इसका इमेज बनेगा, अगर आप ये कहना चाहते हो बिहाइंड द मिरर तो ऐसा नहीं है।
दोस्त अगर आप ये कहना चाहते हो इमेज बिहाइंड द मिरर बनेगा, तो बिहाइंड वाली चीजें में देखने पर दिखाई दे जाती हैं। जैसे मैंने पूछा मेरे हाथ के पीछे मैंने अपनी इस उंगली को रखा है, क्या अभी आपको दिखाई दे रहा है? सही नहीं दे रहा। अगर आप लोग वहां से उठकर आकर मेरी जगह से देखो, आपको दिखाई दे जाएगा। जैसे मेरे स्टूडियो के बाहर एक सड़क है, अभी मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अगर मैं इस कमरे से बाहर जाऊंगा, स्टूडियो से बाहर जाऊंगा, तो मुझे सड़क दिखाई दे जाएगा, है ना। मेरा कहने का तात्पर्य है कि बिहाइंड वाली चीजें देखने पर दिखाई दे जाती हैं। तो अगर आज मान लो हमारे पास, मैं कह रहा हूं मेरे पास एक सस्ता सा प्लेन मिरर है भी हमारे पास गरीब सा, एक हमारे पास एक प्लेन मिरर है, इसमें मेरा फोटो मेरे को दिखाई दे रहा है, आपको अपने फोन में दिखाई देगा। ये जो सतह है वो हमारे पास काम करती है समतल दर्पण की तरह। आज मुझे अपना इमेज दिखाई दे रहा है, अगर मैं कहता इमेज बिहाइंड द मिरर बन रहा है, तो मैं खुद को देख लेता, ओहो मैं तो ये रहा, लेकिन वैसा तो नहीं हो रहा। तो समतल दर्पण में प्लेन मिरर में इमेज हमेशा कहां बनता है? इनसाइड द मिरर। पहला पॉइंट कह रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर से x मीटर की दूरी पर मस्त माहौल बना के खड़ा है, तो उसका इमेज मिरर से कितनी दूरी पर बनेगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? x मीटर की दूरी पर। कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर से x मीटर की दूरी पर है, तो उसका इमेज भी कितनी दूरी पर बनेगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? x मीटर की दूरी पर। एक्स का वैल्यू पेपर के अंदर कुछ भी हो सकता है एक्स आपकी लॉयल रही हो, सॉरी एक्स आपका 1 रहा हो, 2 रहा हो, 3 रहा हो, 4 रहा हो, कुछ भी हो सकता है। प्रश्न आएगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर से 5 मीटर की दूरी पर है, तो इमेज भी कितनी दूरी पर बनेगा? तो आंसर होगा 5 मीटर की दूरी पर। प्रश्न आएगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर से 10 मीटर की दूरी पर है, तो इमेज भी कितनी दूरी पर बनेगा? इसका आंसर होगा 10 मीटर की दूरी पर। प्रश्न आएगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर से 8 मीटर की दूरी पर है, तो इमेज कितनी दूरी पर बनेगा? आंसर होगा 8 मीटर की दूरी पर। एक प्रश्न इस तरह से आएगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मिरर से 10 मीटर की दूरी पर है, तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? तब आपका आंसर 10 मीटर नहीं होगा, तब आपका आंसर होगा 20 मीटर। ऐसा क्यों? क्योंकि अब मैंने आपसे पूछा है कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, वस्तु और प्रतिबिंब के बीच का दूरी क्या होगा? तो x और x कितना हो जाएगा मेरे भाई? 2x। भाषा को पेपर के अंदर जरूर पढ़िएगा। आंसर इतना स्पीड से नहीं करना, एक बार स्पीड से लैंग्वेज को आराम आराम से पढ़ना है ना, क्योंकि कई बार आप लैंग्वेज में ही गड़बड़ा जाएंगे। तो प्रैक्टिस करिए लैंग्वेज पे, है ना दोस्त। कह रहा है दोस्त अगला पॉइंट है हमारे पास, पहला पॉइंट आपको समझ में आया होगा दोस्त। ये जो दर्पण होता है, दर्पण और ऑब्जेक्ट, मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी को कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसे अपन डिनोट करते हैं यू से। मिरर और इमेज के बीच की डिस्टेंस को कहते हैं हम दोस्त इमेज डिस्टेंस, इसे अपन डिनोट करते हैं यू से। तो पहला पॉइंट हमारे लिए क्या सीखे दोस्त कि जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा समतल दर्पण में, जितना आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा मेरे भाई, उतना ही आपका इमेज डिस्टेंस होगा। जितनी आपकी वस्तु की दूरी है, उतनी आपकी प्रतिबिंब की दूरी होगी। अर्थात इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपस में बराबर होंगे। दूसरा पॉइंट समझिएगा, पहले पॉइंट में किसी प्रकार की कोई समस्या दोस्त अपना कमेंट जरूर दीजिएगा, है ना, जिससे हम आपकी बातों को समझ सकें। अगर लाइव क्लास नहीं है, ये क्लास आपको रिकॉर्डेड मिल रही है ना, और रिकॉर्डिंग का मतलब कि हम ज्यादा चीजों का आप आसानी से देख पाओ। कोई भी समस्या हो, कोई भी डाउट हो, आपका भाई आपका दोस्त टीचर की तरह नहीं आ रहा, दोस्त मानना भाई माना, कमेंट में बताना कि कैसा क्लास लग रहा है और क्या कमी है, कि आपको क्या चीज समझ में नहीं, वो सब आपके लिए प्रोवाइड कराई जाएगी इस चैनल पर। ठीक है भाई। दूसरा पॉइंट कह रहा है दोस्त हमारे पास एक प्लेन ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब है। जब किसी प्लेन ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब के एक सरफेस पर सिल्वर नाइट्रेट का पॉलिश कर दिया जाए, तो वह पॉलिश कर दिया तो क्या बन के तैयार होता है हमारे पास? समतल दर्पण। जब किसी प्लेन ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब के एक सरफेस पर सिल्वर नाइट्रेट का पॉलिश कर दिया जाए, तो क्या बन जाएगा? प्लेन मिरर, समतल दर्पण। इससे कुछ दूरी पर एक ऑब्जेक्ट मस्त माहौल बना के खड़ा है, तो बताओ इसका इमेज कहां बनेगा? इनसाइड द मिरर या बिहाइंड द मिरर? तो सर इसका इमेज बनेगा इनसाइड द मिरर। कहां बनेगा? इनसाइड द मिरर। कितनी दूरी पर बनेगा? सर जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होगा उतनी दूरी पर इमेज बनेगा। अब सपोज करिए मेरे सामने दीवार नौकर एक मिरर होता, और इस मिरर के सामने जैसे मैं एक कदम आगे बढ़ाता, तो मेरा इमेज मेरी तरफ एक कदम आगे आता कि नहीं आता? जैसे मैं एक कदम और आगे बढ़ाऊंगा तो इमेज एक कदम और आगे आएगा। मतलब कहना चाह रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मिरर की ओर जाएगा, तो उसका इमेज भी किधर आएगा? मिरर की ओर। अगर ये v मीटर पर सेकंड से आएगा मेरे भाई, तो ये भी कितने से आएगा? v मीटर पर सेकंड से, है ना। तो कह रहा है कि ऐसा आपको लग रहा है, लेकिन अगर बोले कि हमें प्रतीत कितने से होगा, तो इसका आंसर होगा मेरा 2v मीटर पर सेकंड से। प्रश्न आएगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मिरर की ओर 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो इमेज की चाल क्या होगी? तब आपका आंसर होगा 10 मीटर पर सेकंड।
जब आपसे बोले कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मिरर की ओर 6 मीटर पर सेकंड से आ रहा है तो इमेज कितने से आता हुआ प्रतीत होगा, आंसर होगा 12 मीटर पर सेकंड। अगर कोई ऑब्जेक्ट मिरर की ओर 12 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, इमेज की चाल क्या रही होगी, तो इसका आंसर होगा 24 मीटर पर सेकंड। लेकिन यदि आपसे प्रश्न ऐसे कर लिया जाए कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मिरर की ओर 6 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो व्हाट इज द रियल स्पीड ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की वास्तविक चाल क्या हुई, तब इस क्वेश्चन का आंसर होगा 6 मीटर पर सेकंड। जो पेपर के अंदर एक्चुअल, रियल, वास्तविक जैसे शब्द लिखे मिल जाएं तब आंसर होगा वी, अन्यथा के सभी केस पर आपका आंसर होगा 2v मीटर पर सेकंड। यदि प्रश्न आए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मिरर की ओर 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो व्हाट इज द इमेज स्पीड, आंसर होगा 8 मीटर पर सेकंड। यदि यही प्रश्न इस तरह से पूछा जाए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मिरर की ओर 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, व्हाट इज द एक्चुअल स्पीड ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की वास्तविक चाल क्या हुई, तब आपका आंसर होगा 4 मीटर पर सेकंड। सर में दुगनी क्यों प्रतीत हुई, 3 गुनी क्यों नहीं, 4 गुनी क्यों नहीं, 5 गुनी, 2 गुना ही क्यों प्रतीत हुआ आता हुआ। तो दोस्त यहां पर कंसेप्ट होता है स्पीड का, और वो स्पीड कौन सी, रिलेटिव स्पीड, सापेक्षिक चाल। एक होती स्पीड, एक होती रिलेटिव स्पीड। दोस्त मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं, जब भी आपको कोई रिलेटिव, रिलेशन है ना, रिलेटिव शब्द लिखा मिले तो इसका हम हमेशा करते हैं कंपैरिजन। रिलेटिव का मतलब होता है कंपैरिजन। जैसे अगर मेरा ये वाला फैन चल रहा होता, अगर इस फैन की कंपैरिजन दूसरे फैन से कर देते, दोनों दोनों की क्या निकलती, रिलेटिव स्पीड। एक की है तो स्पीड, अगर एक की कंपैरिजन दूसरे से कर दें तो हमारे पास क्या बनेगी, रिलेटिव स्पीड। और रिलेटिव स्पीड का अपना कंसेप्ट होता है कि जब दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो रिलेटिव स्पीड आपस में माइनस हो जाती है, और जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के अपोजिट आते हैं तो रिलेटिव स्पीड आपस में प्लस हो जाती है। आज ऑब्जेक्ट और इमेज एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं, सेम जा रहे हैं, सर अपोजिट जा रहे हैं तो v और v ऐड होकर कितना प्रतीत होगा, 2v मीटर पर सेकंड। आई होप आपकी दोनों बातें समझ में आई होंगी। तीसरा पॉइंट हमसे क्या कह रहा है,